नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। पिछले समय में चतुर्थ भाव तक राहु के बारे में हमने जानकारियाँ दी। कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ चतुर्थ भाव या जितने भी भावों के बारे में जो बातें हुई है, उन भावों के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ और फिर उन भावों में राहु के होने से क्या प्रभाव आते हैं, उसके बारे में भी हमने चर्चाएँ की। चतुर्थ भाव में राहु के बाद आज पंचम भाव में जो राहु महाराज क्या फल देते हैं, क्या हलचल करते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि राहु की इस सीरीज़ को जो बीच में से कोई देख रहे हैं, जैसे किसी ने तीसरे भाव में किसी के राहु है, तो वो थर्ड हाउस के राहु के बारे में ही वीडियो वो देख रहा है, या किसी के चतुर्थ भाव में राहु है, तो वो चतुर्थ भाव के बारे में ही वीडियो देख रहा है। तो उन लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि वे 19वाँ और 20वाँ जो वीडियो है, जो कि राहु के बारे में उसके जो स्वाभाविक लक्षण हैं कि राहु के कारण किस तरह की परिस्थितियाँ व्यक्ति के सामने आती है, व्यक्ति किस तरह से अ, इम्प्रूव होता है, इम्प्रेस होता है या फिर वो डिप्रेस होता है। तो वो सारी बातें जो है, जो एक मूल स्वरूप जो है परिवर्तन का, हलचल का, राहु के स्वभाव के अंतर्गत, तो वो सारी बातें 19वें और 20वें वीडियो में बहुत अच्छे से हमने रखी हैं कि राहु के कारण क्या-क्या परिस्थितियाँ हम खुद पैदा करते हैं, क्या-क्या परिस्थितियाँ हमारे सामने आती है, इत्यादि। अब हम बात करते हैं आज पंचम भाव में राहु के बारे में। तो उसके पहले हम थोड़ा-सा एक संक्षिप्त जो है विवरण देख लेते हैं पंचम भाव के बारे में, कि पंचम भाव क्या है? तो पंचम भाव जो है, ये हम सभी जानते हैं कि कालपुरुष कुंडली जो है वो मेष लग्न है और पंचम भाव में उसमें सिंह राशि आती है। तो पंचम भाव का जो नैसर्गिक स्वामी है, वो सूर्य है। अब यहाँ पर एक बहुत ही समझने वाली बात है कि कालपुरुष कुंडली के अंदर अगर हम चतुर्थ भाव को देखते हैं, तो उसका स्वामी चंद्र है और पंचम भाव को देखते हैं, तो उसका स्वामी जो है, वो सूर्य है। अब इस बात से भी बहुत कुछ समझ में आ जाता है अगर हम ध्यान दें तो, कि व्यक्ति को हमेशा अपनी आत्मा को आगे रखना चाहिए, मन को नहीं। आत्मा के पीछे मन है। अब चतुर्थ भाव अगर हम देखते हैं, तो पंचम भाव से वो 12वाँ भाव आता है। ये भी एक स्पष्टता है कि अगर हम मन के पीछे भागेंगे, तो हमारी आत्म उन्नति नहीं होगी। हमारे आत्मा जो है, वो निचले स्तर की ओर खींची जाएगी, अर्थात कि कलुषित होगी। अब हम बात करते हैं कि पंचम भाव का जो नैसर्गिक स्वामी सूर्य है, तो सूर्य महाराज जो हैं, वो आत्मा के कारक भी हैं, तेज है, सत्ता है, पिता है और जो प्रभाव है, जो हमारे बॉडी का ऑरा होता है, वो सब सूर्य की कृपा से होता है। अब हम ये देखें कि जो हमारे पुरातन शास्त्र हैं, उनके अंदर भी ये बताया गया है कि सूर्य जो है, वो अपने आप में एक संपूर्ण गीत है। सामवेद की जो उत्पत्ति है, जितने भी वेद हैं, उन सब में सामवेद एक ऐसा वेद है कि जिसको लयबद्ध किया गया है, जिसको गाया जाता है।
तो सामवेद की जो उत्पत्ति है वो सूर्य से हुई है। अब ये हम यूँ समझें कि कालपुरुष कुंडली में जो मेष लग्न की कुंडली बनती है, पंचम भाव में सिंह राशि आती है, नवम भाव में धनु राशि आती है, जो गुरु की है। तो कालपुरुष कुंडली का जो त्रिकोण है, वो मंगल, सूर्य और गुरु, इन 3 ग्रहों के आधिपत्य में है। पूर्व जन्म की जो छाप होती है, हमारे पिछले जन्मों की जो आदतें होती है, जो कुछ संस्कार होते हैं, जो कुछ ऐसी आदतें कि जो हमें पता नहीं कि हमें कहाँ से मिली, लेकिन वो नैसर्गिक है। हमारे परिवार के अंदर भी, हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारों में भी किसी के अंदर भी इस तरह की कोई आदत नहीं होती है, जो कभी-कभी हमारे अंदर देखी देखी जाती है। तो कई लोग इस बारे में सोचते हैं कि इसके परिवार में तो कोई ऐसा नहीं है, ये कुछ अलग निकला है। तो ये जो अलग निकला है, ये जो बात आती है, ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार से संबंधित कुछ बातें होती है, जो समय-समय पर अपने आप स्पष्ट होती हैं, प्रकट होती हैं और व्यक्ति जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये व्यक्ति कभी इस तरह का कोई गुण, कोई सिद्धि हासिल कर लेगा अथवा तो ये किसी तरह की कोई कामयाबी हासिल करेगा अथवा तो इसके विपरीत कि कोई कितनी ऊँचाई पर है और वो खुद अपनी कई भूलों के कारण या अपनी कुछ आदतों के कारण अपना पतन भी कर लेगा। तो इन सब बातों के बारे में हमारे पूर्व जन्म के संस्कार काम करते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात आती है कि पंचम भाव जो है, पंचम भाव अगर हम नवम भाव से गिने, 9th हाउस से गिनने पर पंचम भाव जो है, वो नवम भाव का नवम भाव बनता है। भावात भावम सिद्धांत के अनुसार नवम भाव से गिनने पर नवम भाव का जो भाग्य है, नवम भाव का भाग्य पंचम भाव है। अब इसको बड़ा स्पष्टता से समझा जा सकता है कि हम जो कुछ भी पिछले जन्म से लेकर के आए हैं, तो मान लीजिए कि उसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने जो कुछ भी भुगतना है या जो कुछ भी हम लेख लिखा कर लेकर के आए हैं, तो उसमें जो कुछ भी हमने सुख भोगने हैं या जो कुछ भी हमने दुःख भोगने हैं, वो मान लीजिए कि हमको भोगने पड़ेंगे। ये अलग बात है कि कुछ हमारे वर्तमान समय के जो कर्म हैं, उन अल्प सुखों को वृद्धि दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और जो बड़े-बड़े दुःख हैं, उनको कम भी कर सकते हैं। अब 9th हाउस से जब हम गिनते हैं, तो 5th हाउस जो है, वो हमारा नवम भाव बनता है। तो इसकी भी एक उपयोगिता है। वो उपयोगिता ये है कि कहते हैं, ये कहावत हमेशा सुनने में आती है कि व्यक्ति चाहे तो अपना भाग्य बदल सकता है। तो व्यक्ति चाहे तो अपना भाग्य बदल सकता है, ये जो एक सिद्धांत स्थापित किया गया है ऋषि मुनियों के द्वारा, तो ये गलत सिद्धांत नहीं है, ये सही सिद्धांत है। लेकिन फ़र्क इतना है कि हम हमेशा अपने वर्तमान जीवन पे ही केंद्रित होते हैं और ख़ास करके तो हम अपने वर्तमान समय पर ही केंद्रित रहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि हम सोचते हैं कि भई इंसान अपना भाग्य बदल सकता है, हमने तो इतने प्रयास किए, हमने तो ये किया, हमने वो किया, लेकिन हमारा तो कोई भाग्य नहीं बदला। तो ये बात जो आकलन है हमारा, ये सही नहीं है। भाग्य बदलने का अर्थ होता है कि व्यक्ति इस जन्म में अच्छे कर्म करके, पुराने जो भी उसके कर्म हैं, जो भी उसके ऋणानुबंध हैं, उनको भुगत करके, उसको समाप्त करके, वो इस जन्म में खराब से खराब परिस्थितियों में भी जितना बन सके, जैसे बन सके, उतने अच्छे-अच्छे कर्म करके व्यक्ति अपने आने वाले नए जीवन को, अर्थात कि अपने नए जन्म के लिए वो अपना सुंदर भाग्य स्वयं रच सकता है। तो यहाँ पर
नवम भाव से जो नवम भाव हम गिनते हैं, पंचम भाव, बुद्धि का भाव, तो बुद्धि का जो भाव है, हम अपनी बुद्धि से ही अपना वर्तमान समय अच्छा कर सकते हैं। हम अपने आने वाले समय को या अपने आने वाले जन्म को भी हम बहुत अच्छी एक दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो अब यहाँ बात आती है कि पंचम भाव से और हम क्या देख सकते हैं? पंचम भाव से हमें उन्माद उन्माद का अर्थ है कि जैसे एक गतिशीलता, तीव्र गतिशीलता, जो हमारी जो बौद्धिक तीव्रता है, क्योंकि ये नैसर्गिक रूप से भी अगर हम गिनते हैं तो सूर्य का घर है। सूर्य अपने आप में कितना प्रचंड है। तो सूर्य का जो तेज है, उस तेज का भी एक तीव्र प्रभाव होता है। जैसे दोपहर के समय में उसका बहुत अधिक ताप होता है, सुबह और शाम के समय कुछ शीतलता व्याप्त होने लगती है। तो जो हर्ष है, शोक है, भय है, इच्छा की अधिकता है, जिसे हम क्रेज़ कहते हैं, मेनिया कहते हैं, इंसैनिटी कहते हैं। तो ये सब भी 5th हाउस से देखा जाता है। जैसे कि कई मानसिक रोगों के जो डॉक्टर हैं, जो कई ऐसे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, कुछ जो मेरे भी कुछ संपर्क में हैं, वो कभी-कभी अ, मेरे साथ बातचीत करते रहते हैं, मैं उनसे भी कुछ सलाह-मशवरा करता रहता हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो इंसान की मानसिकता को परखने के लिए चतुर्थ भाव और पंचम भाव, इन 2 भावों को ऑब्ज़र्व करना बहुत ही विशेष है। बहुत ही विशेष रूप से इन 2 भावों को देखना चाहिए। अब यहाँ पर एक विशेष और बात मैं कहना चाहूँगा कि चतुर्थ घर जो है, वो चंद्र का है और पंचम घर जो है, वो सूर्य का है, नैसर्गिक कालपुरुष कुंडली के अनुसार। अब आप एक बात को और समझिए कि चंद्र का जो कंट्रोलर है, वो शनि है और सूर्य का भी जो कंट्रोलर है, वो शनि है। चंद्र की कर्क राशि, उसके सामने मकर राशि आती है, मकर राशि का स्वामी शनि है और सूर्य की सिंह राशि के सामने कुंभ राशि आती है कि जिसका स्वामी भी शनि है। अब शनि एक अकेला ग्रह जो चंद्र के सामने भी अपना प्रभाव रखता है और सूर्य के सामने भी अपना प्रभाव रखता है। शनि जो है, वो चंद्र की चंचलता के ऊपर नियंत्रक है और यही शनि सूर्य की अतिशयोक्ति, महत्वाकांक्षाएँ, उसके ऊपर भी ये एक तरह का नियंत्रक है। तो चंद्र और सूर्य ये 2 ग्रह ऐसे हैं कि जिनको ज़्यादातर ज्योतिषी साइड में रख देते हैं, कोई चंद्र की या कोई सूर्य की इतनी ज़्यादा चर्चाएँ नहीं करते हैं और वो गुरु देखेंगे, मंगल देखेंगे, शनि देखेंगे, राहु देखेंगे, केतु देखेंगे, बुध देखेंगे, तो फिर वो सही आकलन हो नहीं पाता है और नहीं हो पाता है, तो फिर ज्योतिष शास्त्र बदनाम होता है। अब हमें ये एक तो समझना चाहिए कि 5th हाउस अगर किसी भी तरह से मान लीजिए कि डिस्टर्ब है या 5th हाउस में जो राशि आई है, जन्म कुंडली में जिसके भी, उस राशि का स्वामी भी अगर कहीं डिस्टर्ब है या फिर मान लीजिए कि नैसर्गिक जो स्वामित्व सूर्य का है, अगर सूर्य कहीं पर डिस्टर्ब है, तो ऐसी सूरत में एक सामान्य इंसान क्या उपाय कर सकता है? तो इसका एक सीधा और सरल उपाय जो है, वो तो ये है कि ऐसा व्यक्ति जो मंत्र जाप ना कर सकता हो, जो किसी तरह के कोई रत्न धारण ना कर सकता हो,
जो जिस जो बहुत ज़्यादा कोई पढ़ा-लिखा ना हो या मतलब कि जिसको बहुत ज़्यादा इन बारे में सूझ-समझ ना हो, तो उसके लिए भी एक ये बात है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो सच को अपना कवच बना ले। सच को अपना कवच बनाने का अर्थ होता है कि वो एक सत्य व्रत का पालन करे। उससे ये होगा कि सत्य जो है वो उसका एक कवच बन जाएगा। सत्य व्रत का पालन करने से सूर्य बलवान होता है, गुरु प्रसन्न होता है, शनि प्रसन्न होता है, क्योंकि ये सारे ग्रह इंसान के लिए कुछ न कुछ करेक्शन के लिए ही ये गोचर में घूम रहे होते हैं। ये जो घूम रहे हैं ये कुछ न कुछ करेक्शन करने के लिए ही घूम रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि पंचम भाव से और क्या देखते हैं। पंचम भाव जो है वो स्टेट ऑफ माइंड है। अब स्टेट ऑफ माइंड के भी जो है 3 पॉइंट हैं। जैसे कि एक है एसेंशियल, अर्थात कि व्यक्ति के स्वभाव में, उसके व्यवहार में कुछ ऐसी बातें होंगी, उसके जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिनको किसी भी प्रयास से बदलना नामुमकिन है। जैसे कि जो दैनिक क्रियाएँ हो गई, इंसान का खाना-पीना हो गया, इंसान का जो सामाजिक व्यवहार है कि जिसमें कुछ जो सामाजिक नियम हैं, जो प्राकृतिक नियम हैं, व्यक्ति प्राकृतिक नियमों को नहीं बदल सकता क्योंकि वो एसेंशियल है, वो अनिवार्य है, उनको कुछ नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से जैसे कि कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं कुछ विपरीत कर्म कर लूँ, तो वो असंभव है, क्योंकि जो प्राकृतिक व्यवस्था है, वो एसेंशियल है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता। प्रकृति के अपने नियम बने हुए हैं, प्रकृति का जो बदलाव करने का भी अपना एक नियम है। प्रकृति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है और प्रकृति ने अपने भी नियम निर्धारित कर रखे हैं कि उसके भी कुछ नियम हैं, वो भी प्रकृति के लिए भी अपने एक एसेंशियल है, जो कि वो चेंज नहीं कर सकती है। उसी तरह से अब दूसरा पॉइंट आता है कि सेमी एसेंशियल। सेमी एसेंशियल में ये होता है कि कुछ बातों में, कुछ व्यवस्थाओं में व्यक्ति कुछ प्रयास करे, तो कुछ संभावनाएँ पैदा कर सकता है और अगर वो किसी तरह का कोई प्रयास नहीं करता है तो वो बातें, वो व्यवस्थाएँ जैसी हैं, वैसी की वैसी रहेंगी। तो ये जो है, जैसे कि व्यक्ति का कोई अपने आप को परिवर्तित करने का मन व्यक्ति ने बना लिया कि मुझे कुछ भी अपनी आदतों से मुझे अपना पीछा छुड़ाना है, मुझे इन आदतों से बचना है। जैसे कि किसी को किसी तरह के कोई शौक है या किसी तरह का कोई उसको व्यसन है, तो वो चाहे तो उसे बदल भी सकता है प्रयास करने से, उससे उन बातों से वो दूर हट सकता है। और अगर नहीं चाहे तो वो जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहेगा, इसे हम कहते हैं सेमी एसेंशियल। अब आती है बात के नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल जो है वो एक सांयोगिक व्यवस्था है। जैसे कि 2 अपरिचित व्यक्ति हैं, कहीं एक-दूसरे को मिले, उनको अभी अपने खुद के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, उसको एक-दूसरों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन एक आकर्षण बना। एक आकर्षण बनने से 2 व्यक्ति अच्छे मित्र बन गए। कोई स्त्री-पुरुष हैं, तो वो अच्छे पति-पत्नी बन गए, अच्छे प्रेमी-प्रेमिका बन गए। तो कुछ चीज़ें संयोगिक हैं। जैसे कि अब प्रकृति के कुछ नियम हैं कि किसी भी कभी-कभी किसी सीज़न में
कुछ अलग ही वातावरण भी बन जाता है। कभी-कभी ठंडियों के सीज़न में बरसात आ गई, कभी गर्मियों के सीज़न में बीच में ही कभी बरसात आ गई, तो कभी किसी तरह के जो कुछ प्राकृतिक मतलब कि जो चेंजेस होते हैं, वो भी कुछ जिसकी कोई कल्पना ना हो, संभावना ना हो, इस तरह की बातें भी कभी भी हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी कई-कई दंपतियों के कई-कई जो पति-पत्नी हैं, उनके घर में बड़ी ही जल्दी संतान का जन्म हो जाता है। तो कई बार ये होता है कि मेडिकल साइंस से भी पकड़ में नहीं आता है कि क्या वजह है, क्यों संतान नहीं हो रही है। और कभी कुछ 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद में भी अचानक से मतलब कुछ ऐसा संयोग बनता है कि संतान हो जाती है। तो ये जो बातें हैं, ये कुछ इस तरह की नॉन एसेंशियल्स पॉइंट में आती है। अब हम एक और बात को समझते हैं कि जितने भी सृष्टि के अंदर जितने भी जीवों का निर्माण हुआ है, मनुष्य हैं, फिर पशु योनि है, पक्षियों की योनि है, जो जलचर है मतलब कि जो जलचर प्राणी हैं, कीट हो गए, इनकी जो योनि है, तो ये जितने भी जीव हैं, उन सब के बीच में कुछ बातें सेम हैं। जैसे कि एक साइकोलॉजिकल एंटिटी जो है वो देखने को मिलेगी, बायोलॉजिकल एंटिटी देखने को मिलेगी, कॉस्मोलॉजिकल एंटिटी देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बातें जो हैं ये एक कॉमन है जो इंसानों में और जीव-जंतुओं में भी देखने में आती है। लेकिन सिर्फ़ एक बात है जो एनिमल्स में है, जो भी मतलब कि पशु-पक्षी हो गए, कोई जलचर प्राणी हो गए, भूगर्भ के जो कोई प्राणी अगर जीव-जंतु जो कुछ भी हैं, उनके अंदर जो इंटेलेक्चुअल एंटिटी है, वो देखने को नहीं मिलेगी। इंटेलेक्चुअल एंटिटी जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ह्यूमन में ही, मानव में ही देखने को मिलती है। तो ये तो 5th हाउस की बात हो गई कि 5th हाउस में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं कि 5th हाउस से जो 5th हाउस है, अगर 5वें भाव से अगर हम गिनना शुरू करते हैं, तो 9वाँ भाव जो है वो पंचम बनता है। पंचम भाव से जो पंचम है वो 9वाँ भाव है। इसका तात्पर्य ये है कि व्यक्ति की जो डायरेक्शनल थॉट्स हैं, व्यक्ति की अपनी जो एक इनसाइट है, उस इनसाइट का डायरेक्शन क्या है? अर्थात कि व्यक्ति के सोचने का स्तर, वो 9वें भाव पर आधारित है, 9वें भाव के जो स्वामी हैं, उन पर आधारित है। 9th हाउस अगर अच्छा है, तो 5th हाउस का पिक्चर थोड़ा क्लियर होता है। अर्थात कि व्यक्ति की जो बौद्धिकता है, उसका जो विचार-विमर्श की जो प्रक्रिया का जो स्तर है, वो स्पष्ट रहेगा। और अगर 9th हाउस डिस्टर्ब है या 9th हाउस का जो लॉर्ड कहीं पर भी डिस्टर्ब है और नैसर्गिक जो स्वामित्व है गुरु का, अगर गुरु कुंडली में कहीं डिस्टर्ब है, तो ऐसी सूरत में व्यक्ति फ़ोकस करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो कुछ भी वो फ़ोकस करना चाहता है, वहाँ पर उसको कुछ न कुछ धुंधलापन रहेगा। व्यक्ति स्पष्टता से अपनी जो बौद्धिक प्रक्रिया को सफलता की ओर ले जाना चाहता है, वो उससे थोड़ा संभव नहीं हो पाएगा, उसके अंदर वो कन्फ्यूज़न रहेगा, किसी न किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस रहेगा। दूसरी बात ये है कि अगर हम 5th हाउस से गिने, तो जैसे कि
हम 10th हाउस गिनते हैं, तो 5th हाउस से जो 10वां घर आता है, वो 2nd हाउस आ जाता है। अब पंचम भाव से अगर 10वां घर गिनते हैं, तो 2nd हाउस होता है। 2nd हाउस जो है, वो इंसान की बुद्धिमत्ता, इंसान का जो कुछ भी सीखा हुआ है, जो कुछ भी समझा हुआ है, उस सीखे हुए, समझे हुए जो उसकी एक्सरसाइज़ है, तो उसकी जो लर्निंग की जो एक्सरसाइज़ है, उसमें से वो कितना परिपक्व हुआ है, वो उसकी वाणी से पता चलेगा। तो पंचम भाव से जो 10वां भाव आता है, वो 2nd हाउस हुआ। अर्थात कि पंचम भाव का जो कर्म है, उसका प्रत्यक्षीकरण जो है, वो 2nd हाउस है। व्यक्ति कितना परिपक्व है, व्यक्ति कितना सुदृढ़ है, व्यक्ति कितना बौद्धिक क्षमता लिए हुए है, वो उसकी वाणी पर से पता चल जाएगा। इसी तरह से अगर हम 5th हाउस से अगर हम 9th हाउस गिने, पंचम भाव से गिनते-गिनते जब हम 9वें घर में जाते हैं, तो वो आता है लग्न का भाव। अब लग्न का जो भाव है, अर्थात कि 9वां भाव, पंचम भाव से 9वां भाव। अब पंचम भाव से जो 9वां भाव है, वो लग्न भाव हुआ। तो लग्न भाव भी जो है, वो अपने आप में एक अवसर है, अपॉर्च्युनिटी है। अर्थात कि व्यक्ति अगर अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए किसी तरह की कोई सीखने की प्रक्रिया करता है, कुछ समझने की प्रक्रिया करता है, तो उसका जो लग्न भाव अर्थात कि उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी में निखार आता है। व्यक्ति का जो विकास है, वो उसका जो व्यक्तित्व का जो निखार है, उसके लिए उसको प्रयत्नशील रहना पड़ता है और प्रयत्नशील होने के लिए इंसान को अपने देह को, अपने विवेक को उसमें शामिल करना होगा। अब इसी तरह से अगर हम पंचम भाव से गिने और गिनते-गिनते अगर हम पंचम भाव से गिनने पर 11वें भाव पर जाएँ, अर्थात कि पंचम भाव से 11वां भाव हुआ तृतीय भाव, थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस जो है, वो व्यक्ति की बौद्धिक साधना के लिए उसके जो अविरत प्रयास है, कंटिन्यूटी ऑफ वर्क, कंटिन्यूटी ऑफ एफर्ट्स, तो इसको दर्शाता है। साहस, थर्ड हाउस साहस है। साहस से लाभ प्राप्त होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो जब व्यक्ति साहस करने के लिए सीखने का प्रयास करता है, अर्थात कि 5th हाउस का इस्तेमाल करता है। अगर हम ये देखें, अगर थर्ड हाउस से थर्ड हाउस गिनते हैं, तो थर्ड हाउस से थर्ड हाउस जो है वो 5th हाउस होता है। अर्थात साहस का भी जो साहस है, वो हमारा बुद्धि का स्थान है। तो ये थर्ड हाउस जो है, थर्ड हाउस अपने आप में बहुत सारे रहस्यों को लिए हुए है। अष्टम भाव से अगर हम गिनते हैं, तो अष्टम भाव से गिनने पर ये अष्टम भाव बनता है। अब हम बात करते हैं कि 5th हाउस से अगर हम गिनते हैं, तो 5th हाउस से जो चतुर्थ घर है, तो अष्टम भाव हुआ। अब 5th हाउस से जब हम चौथे भाव में जाते हैं, अर्थात कि 5th हाउस से गिनने पर जो चतुर्थ भाव आता है, वो अष्टम भाव आता है। अष्टम भाव को हम चित्तवृत्ति के लिए देखते हैं। अष्टम भाव
अर्थात कि पंचम भाव का सुख भाव, किसी भी भाव से गिनने पर जो चतुर्थ भाव आएगा वो उस भाव का सुख भाव आएगा। अष्टम भाव जो है वो गहन तत्व चिंतन का भाव है। वो एक डेप्थ को छूने का भाव है। जितनी भी गहराई में हम अपने आप को ले जाएँगे, उतना ही हमारा सुख बढ़ेगा, हमारी बुद्धिमत्ता का सुख बढ़ेगा। क्योंकि गहन अध्ययन ही हमारी बुद्धि के निखार का एक माध्यम है। तो हमारा जो बुद्धि स्थान का जो सुख है, वो गहन चिंतन, गहन अध्ययन और जो कंटिन्यू सीखते रहने का जो एक हमारा प्रयास है, तो वो जो एकाग्रता है, वो एकाग्रता जो है वो हमें 8th हाउस से ही मिलती है, क्योंकि वो 5th हाउस का सुख भाव है। पंचम भाव से जब हम बात कर रहे हैं, तो ये एक और बात है कि पंचम भाव जो है, वो एक नदी का आरंभ है। नदी का जो आरंभ होता है, जैसे कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो वो जो उद्गम स्थान है, वो 5th हाउस है। वहीं से हमारे ज्ञान की यात्रा का आरंभ होता है और 12th हाउस जो है, वो इस नदी का अंत है। हमारी जो ज्ञान की यात्रा है, वर्तमान जीवन में हमारे जो ज्ञान का आरंभ है, वो हमारा 5th हाउस से होगा और हमारे ज्ञान की जो यात्रा है, उसका अंत जो है, वो हमारा 12th हाउस में होगा। 12th हाउस में जब अंत होगा हमारी ज्ञान की यात्रा का, तो उस यात्रा के पूर्ण होने पर हमने क्या कुछ अर्जित किया है, वही हमारा अगले जन्म का लग्न बन करके, अर्थात हमारा विवेक बन करके हमें अगले जन्म में प्राप्त होता है। तो पंचम भाव जो है, वो हमारा जीवन यात्रा की जो हमारी नदी है, सतत बहने वाला जो जल है, जैसे कि हमारी जो उम्र है, वो सतत चलती रहती है, कहीं रुकती नहीं है। तो ये जो आरंभ है और इसका जो अंत है, इसके बीच में हमने जो कुछ भी हासिल किया है, वो हमें लग्न के रूप में प्राप्त होता है। तो ये तो 5th हाउस के बारे में एक जानकारी हो गई। अब हम बात करते हैं कि पंचम भाव में जब राहु आ जाता है, तब क्या होता है? शिव पुराण के अंदर एक किस्सा है कि जलंधर नाम का एक दैत्य हुआ। उस दैत्य ने कुछ साधनाएँ करके जगदम्बा शक्ति को कल्पना लोक में कैद कर लिया। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शक्ति तो सर्वत्र है। शक्ति हमारे कल्पना शक्ति भी है, हमारी मानसिक शक्ति हम जिसे कहते हैं, हमारे शारीरिक शक्ति जो हम कहते हैं, जो हमारी बौद्धिक शक्ति है, जितने भी प्रकार की शक्तियाँ हैं, ये शक्ति का ही विभिन्न रूप हैं। उसी तरह से जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी इमेजिनेशन, तो हमारी जो इमेजिनेशन पावर जो है, वो क्या है? वो कल्पना शक्ति है। तो ये कल्पना शक्ति का अर्थ है कि कल्पना लोक, हर शक्ति का अपना एक स्टेट है। तो इसी तरह से कल्पना की जो शक्ति है, जो इमेजिन पावर है, तो उसका भी एक अपना एक स्टेट है। तो जालंधर नाम के दैत्य ने जब शक्ति को कल्पना लोक में कैद कर दिया, तो उसका मानव जीवन पे बहुत ही गहरा दुष्प्रभाव पड़ा। क्योंकि जो भी
ज्ञानी विद्वान व्यक्ति थे, जो कर्मठ व्यक्ति थे, वो सभी व्यक्ति कुछ न कुछ वास्तविक अपने कर्मों को छोड़ करके, अपने वास्तविक स्वभाव को छोड़ करके वो कल्पना लोक अर्थात कि अपनी काल्पनिक गतिविधियों में आ गए बस। सिर्फ़ सपने देखना, कल्पनाएँ करना, इन्हीं में वो खोए रहने लगे। तो सृष्टि का जो संतुलन है वो डिस्टर्ब होने लगा। अब राहु जो है, राहु का भी कुछ काम इसी तरह का है। वो आज भी जालंधर नाम के उस दैत्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो व्यक्ति को उसकी वास्तविक धरा से हटा करके उसको कल्पना लोक में स्थापित कर देता है। व्यक्ति कल्पना लोक में उड़ता हुआ अपने ही बनाए हुए विचारों में चलता रहता है। अपनी ही उसकी जीत सोची हुई होती है, अपनी ही उसकी सारी बातें सोची हुई होती है। वो सोचता है कि जैसे सारे तरीके मैं इजाद करूँगा, जो भी मैं कहूँगा, जो भी मैं करूँगा, वो सब वैसा का वैसा ही होगा। क्योंकि वो कल्पना लोक में स्थित हो चुका है और वो कल्पना लोक का स्वामित्व धारण कर चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में राहु का जो प्रभाव है, वो आरंभ हो जाता है। पृथ्वी के ऊपर राहु बुध ग्रह को अपना गुरु मानता है। क्योंकि राहु को सब कुछ चाहिए। राहु किसी भी गिनी-चुनी चीज़ों से तृप्त होने वाला ग्रह नहीं है। राहु को तो सब कुछ चाहिए। अब परिस्थिति जो पृथ्वी पर है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बुध जो है वो पृथ्वी तत्व का ग्रह है और पृथ्वी पर जो व्यवसाय है, व्यापार है, जो प्रतिस्पर्धाएँ हैं, जो भी सीखने समझने की जो भी कलाएँ हैं, तो वो सारी की सारी बुध के अस्तित्व में आती है। तो बौद्धिक कार्य कुशलता जो है, वो बुध के अस्तित्व में है और राहु को तो सब कुछ भोगना है। राहु को बड़ा व्यापारी भी बनना है। राहु को अपने आप को बड़ा बुद्धिशाली भी मतलब साबित करवाना है। अर्थात कि व्यक्ति के अंदर जो राहु विराजमान है, तो वो उसको सब कुछ चाहिए। इस पृथ्वी पर उसको नाम, यश, धन, कीर्ति ये सब कुछ उसे चाहिए। तो ऐसे में व्यक्ति बुद्धि की ओर ही प्रयाण करेगा, कि दिमाग लगाना पड़ेगा। हमको कुछ हासिल करना है तो कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ आयोजन करना पड़ेगा, कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, कुछ साजिश करनी पड़ेगी, कुछ माहौल खड़ा करना पड़ेगा। तो ये सब जो बातें हैं, ये बौद्धिक स्तर की बातें हो गई, कि बुद्धि का उपयोग करना है। अब राहु को जब संसार भोगना है, उसको अपनी सारी इच्छाएँ पूरी करनी है, तो वो सबसे पहले तो बुद्धि को ही अपना गुरु बनाएगा कि भैया बुध महाराज आप गुरु हो हमारे तो। इस पृथ्वी के गुरु राहु के लिए बुध महाराज हैं। अब ऐसी सूरत में ये होता है कि राहु सुख खड़े करता है। व्यक्ति की कल्पनाओं में ही सही, उसकी कल्पनाओं में जो कुछ बातें सोची हुई है, उनको कुछ हद तक साबित कर दिया, सच कर दिया। जो भी व्यक्ति ने कल्पनाएँ की, उसमें से कुछ उसको उपलब्ध करा दी, तो व्यक्ति खुश हो जाता है कि हाँ, चलो जो सोचा वो हो गया। लेकिन राहु का एक विशेष गुण है कि वो कभी भी किसी को कुछ मुफ्त में नहीं देता। निःशुल्क सेवा राहु महाराज नहीं करते। राहु महाराज का नियम है कि वो जो कुछ भी देते हैं, उसकी उन्होंने कीमत
निर्धारित की हुई है कि ये कीमत मैं इससे लूँगा। और राहु के द्वारा दिया गया जो भी सुख है, वो कभी भी स्थायी नहीं होता। वो हमेशा अस्थायी सुख देता है। चाहे वो लंबे समय चले, लेकिन वो अस्थायी सुख है। और यही नहीं, वो जब सुख छिन जाएगा, तो उसके बाद में जितना सुख भोगा है, उसके कई गुना दुःख, ग्लानि व्यक्ति को भोगनी पड़ेगी। पृथ्वी तत्व का जो ग्रह बुध है, अब इसको समझना चाहिए कि बुध की ही मिथुन राशि में और बुध की ही कन्या राशि में राहु महाराज उच्च के कहे जाते हैं। खास करके कन्या राशि में उच्च के कहे जाते हैं, और मिथुन राशि में भी ये कुछ अच्छे ही फल देते हैं। तो राहु, जैसे कि मान लीजिए कि हम जिसे सर्प कहते हैं, राहु को सर्प कहा है। सर्प का मुख कहते हैं राहु को, और जो पूंछ है वो केतु कही जाती है। अब ये सर्प की जो धारणा कहाँ से आई कि राहु को सर्प ही क्यों कहा गया? किसी ने नहीं देखा कि कोई सर्प था, उसका नाम राहु था, या राहु एक सर्प है, या वो सर्प का शरीर लिए हुए है, ये किसी ने नहीं देखा। तो आखिर ये धारणा कहाँ से आ गई? इसके पीछे कुछ स्वाभाविक लक्षणों का चरित्र चित्रण है। जैसे कि व्यक्ति के 6 शत्रु हैं: काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ और मत्सर। मत्सर का अर्थ है ईर्ष्या। तो ये जो 6 शत्रु हैं, 6 शत्रु जो हैं, इनका जो समूह है, उसको सर्प की संज्ञा दी गई है। जो ये 6 शत्रु हैं, हम अगर देखें तो मानव जीवन में इन 6 में से किसी न किसी एक की अधिकता, विशेषता तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो ये जो 6 शत्रु हैं, ये एक सर्प के रूप में, अर्थात कि सर्प जो डसता है, जो विष देता है। तो ये जो 6 हैं, ये 6 के 6 जो हैं, ये विष देने वाले, डसने वाले तत्व हैं। तो अब ये जो राहु महाराज, मान लीजिए कि किसी के अगर वायु तत्व की राशि में है, जैसे मिथुन राशि हो गई, तुला राशि हो गई, कुंभ राशि हो गई, तो ये वायु तत्व की राशियां हैं। अब वायु तत्व की राशियों में अगर राहु महाराज होते हैं, वो भी खास करके मान लीजिए कि पंचम भाव में आ गए, तो ऐसी सूरत में व्यक्ति की जो कल्पनाओं की उड़ान है, वो बहुत ज़्यादा अधिक होगी। इंसान अपने शरीर की शक्ति, अपनी आर्थिक शक्ति, अपनी बौद्धिक शक्ति, इन तीनों को नज़रअंदाज करके सिर्फ़ और सिर्फ़ वो एक, जिसे हम कह सकते हैं कि दुस्साहस वृत्ति में आ जाता है। मिथुन राशि, कालपुरुष कुंडली के अनुसार तृतीय भाव पराक्रम का भाव आ गया। तुला राशि, तुला राशि सप्तम भाव है। सप्तम भाव जो है सामाजिक स्तर, सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव आ गया। और कुंभ राशि, कालपुरुष कुंडली के संदर्भ में अगर हम देखें तो कुंभ राशि अर्थात कि नैसर्गिक जो हमारा लाभ भाव है,
तो व्यक्ति देखने जाए तो हम व्यक्ति को पराक्रम, लोक चाहना, प्रतिष्ठा और असीमित लाभ इसमें हमेशा हम व्यक्ति को घिरा हुआ देखते हैं। इन राशियों में जब भी व्यक्ति राहु लिए हुए हो, पंचम भाव में हो तो इसके दुष्प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और अगर पंचम भाव का स्वामी जो है, वो भी पीड़ित हो, शत्रु क्षेत्री हो या किसी शत्रु ग्रह के साथ हो, तो फिर ये पीड़ा बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब आता है कि जैसे पृथ्वी तत्व की राशियाँ हो गई, अगर मान लीजिए कि पृथ्वी तत्व की राशियाँ 2 मतलब कि वृषभ, कन्या और मकर। तो पृथ्वी तत्व की जो राशियाँ हैं, वृषभ, कन्या और मकर, इन तीनों में अगर कहीं राहु बैठा है और अगर मान लीजिए कि पंचम भाव में ही अगर राहु इन राशियों में आ जाए, तो यहाँ पर फिर व्यक्ति अपनी ज़मीन छोड़ने की कोशिश नहीं करता है। ज़मीन पे तो वो अपने पैर टिकाए रखेगा। हाँ, ठीक है, वो राहु महाराज अपना असर तो दिखाएँगे, कुछ न कुछ बड़ा साहस करने का जो विचार है, वो तो ऐसे व्यक्ति में पाया जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति लगभग वो ज़मीन को छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जो वृषभ राशि है, उसमें राहु होने से वाणी दोष और जो कन्या राशि है, उसमें अगर राहु है, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो पराक्रम प्रतिस्पर्धा, हाँ, 6th हाउस प्रतिस्पर्धा जो है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा ही वो अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा। और अगर मकर राशि जैसे कि मान लीजिए है, तो व्यक्ति बस ये समझेगा कि उससे अच्छा कोई काम दुनिया में नहीं कर सकता। और ऐसे में अगर इन भावों के अंदर राहु, इन राशियों के अंदर राहु हो और इन राशियों के जो स्वामी हैं, अगर वो स्वामी किसी तरह से पीड़ित हैं या किसी तरह से कुछ खराब परिस्थितियों में है, किसी विपरीत ग्रह के साथ है, तो ऐसी सूरत में ऐसा व्यक्ति जो है, वो बहुत बड़ी-बड़ी भूलें करेगा, ऐसी भूलें करेगा कि वो फिर उसको सुधारने के काबिल भी नहीं रहेगा। अग्नि तत्व की राशियों में अगर राहु आ जाता है, तो वहाँ पर कुछ अंशों में राहु का प्रभाव थोड़ा कम ज़रूर होता है, क्योंकि जहाँ अग्नि ज़्यादा है, वहाँ पर धुआँ ज़्यादा नहीं रहेगा। वहाँ पे प्रकाश होगा ही होगा, तो वहाँ पर राहु का थोड़ा प्रभाव कुछ कम रहता है। अब हम बात करते हैं कि पंचम भाव में अगर राहु है, तो राहु का जो इल्यूशन है, वो बहुत बढ़ा हुआ होगा। दसम भाव से गिनने पर पंचम भाव जो है, वो अष्टम होता है। 5th हाउस में राहु होने से ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी उसको सही मिला हुआ है, जो कुछ भी उसको सही काम मिला हुआ है, वो उसके प्रति उसकी रुचि कम होगी। जिस काम से उसको लाभ हो सकता है, उसके प्रति उसका समर्पण नहीं रहेगा। वो कुछ दूसरा करने की सोचेगा।
इसी तरह से दसम भाव से अगर हम गिनते हैं, तो दसम भाव से गिनने पे जो पंचम भाव है वो अष्टम हुआ, और पंचम भाव से अगर हम गिनते हैं, दसम भाव की ओर जाते हैं, तो पंचम भाव से गिनने पर दसम भाव जो है वो छठा भाव हुआ। पंचम भाव में राहु होने पर व्यक्ति का जो व्यक्ति की जो पसंद है काम के बारे में, या उसकी जो रुचि है, उसके विपरीत उसको काम मिलेगा। उसके अंदर कुशलता किसी और बात की होगी, लेकिन उसको करना कुछ और पड़ेगा। ये बातें भी देखी जाती हैं। इसके पीछे कुछ दूसरे कारण भी फिर होते हैं कि जिसमें इन लक्षणों में कुछ कमी या कुछ अधिकता बढ़ सकती है। वो जो 10th हाउस के अंदर कौन से ग्रह हैं, या 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ जाकर के बैठा है, वो एक अलग चर्चा का विषय हो जाता है। अब बात आती है कि जो पंचम भाव में अगर राहु बैठा है और पंचम भाव का जो स्वामी है वो भी अगर विपरीत अवस्था में है, तो ऐसी सूरत में राहु जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो अनकंट्रोल्ड रहता है। फिर ऐसा व्यक्ति उस राहु को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि फिफ्थ हाउस में अगर राहु नेगेटिव हो, नकारात्मक परिस्थिति में हो, तो क्या होगा? फिफ्थ हाउस नैसर्गिक रूप से देखें तो सूर्य का घर है। तो फिफ्थ हाउस में एक तो राहु के बैठने से पितृ दोष तो एक स्थापित होता ही है, क्योंकि नैसर्गिक जो है वो घर सूर्य का है, और सूर्य के घर में जब राहु होगा तो एक तरह का पितृ दोष अवश्य खड़ा होता है। ऐसे व्यक्ति का जो है अपने पिता के साथ में तालमेल बिठाने में उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपने आप को एक स्वतंत्र इकाई समझ करके जो भी वो निर्णय लेता है, तो उसमें उसको कई बार कई बड़े-बड़े नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड किस परिस्थिति में है, उसका भी कुछ प्रभाव होता है। अगर मान लीजिए कि फिफ्थ हाउस में राहु है और फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है, वो कुछ अच्छी पोज़ीशन में आ गया है, तो वहाँ पर राहु का दुष्प्रभाव कुछ कम हो सकता है। राहु का नकारात्मक जो फल है, वो अधिक वहाँ बढ़ जाता है कि जब राहु शत्रु नक्षत्र में, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में बैठ गया हो। जैसे मान लीजिए कि राहु पंचम भाव में जिस राशि में बैठा है, उस राशि के अंदर जो अंश जिस डिग्री पे राहु बैठा हुआ है, उस डिग्री का जो नक्षत्र का जो चरण स्वामी है, उस राशि का जो नक्षत्र स्वामी है, मान लीजिए कि मंगल है कोई, और मतलब कि गुरु है, चंद्र है, सूर्य है, तो ऐसी परिस्थिति में राहु का दुष्प्रभाव बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर मान लीजिए कि राहु सूर्य, मंगल, चंद्र, गुरु इनके नक्षत्र में कहीं आ गया, तो एक तो सूर्य, गुरु, चंद्र या मंगल, इनके जिनके भी नक्षत्र में राहु आया है, तो इनके प्रभावों को वो डिस्टर्ब करेगा। इन ग्रहों के प्रभावों में किसी न किसी तरह की हानि उपस्थित करेगा। तो राहु जो है, वो जिस नक्षत्र में बैठा है,
उस नक्षत्र के स्वामी के साथ में उसका जो विशेष संबंध बनता है, शत्रुगत संबंध हो या मित्रगत संबंध हो, उसके अपने-अपने प्रभाव अलग देखने को मिलेंगे। 5th हाउस में ही राहु है, लेकिन मान लीजिए कि मित्र नक्षत्र में आ गया है, शनि के नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है, तो ऐसी सूरत में व्यक्ति कुछ संघर्षों के साथ सही, लेकिन जीवन में ऊँचे स्तर तक अवश्य पहुँचता है। कुछ विशेष सिद्धि वो अवश्य हासिल करता है। लेकिन अगर राहु शत्रु नक्षत्र में है, राहु शत्रु नक्षत्र में अगर आ गया, तो ये समझ लीजिए कि पंचम भाव में आया हुआ राहु, वो भी शत्रु नक्षत्र में है। तो ऐसे व्यक्ति की आयुष्य का बहुत लंबा हिस्सा अनप्रोडक्टिव निकल जाएगा। उसमें वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा, कुछ भी वो खड़ा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति की बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देता। अब राहु के अगर हम सकारात्मक पक्ष देखते हैं, पॉजिटिव साइड क्या है? राहु की पॉजिटिव साइड ये है कि अगर मान लीजिए 5th हाउस में अगर राहु पॉजिटिव है, मित्र नक्षत्र में है, मित्र ग्रह की राशि में है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपना विद्याभ्यास में, अपनी एक कुशलता प्राप्त करने में, अपनी बुद्धि को कुशाग्र करने में वो कामयाब होता है। 5th हाउस में आया हुआ राहु अगर मित्र राशि में है, तो उसके दुष्प्रभावों में काफ़ी कमी आ जाएगी, शुभ प्रभावों की संभावनाएँ काफ़ी रहेंगी। और ऐसे में अगर राहु अपने शत्रु ग्रह के नक्षत्रों में आ गया, तो फिर यहाँ थोड़ा-सा परिणाम बिगड़ जाता है। लेकिन अगर राशि भी मित्र ग्रह की है और जिस डिग्री के अकॉर्डिंग मित्र नक्षत्र में ही अगर राहु बैठा है, तो वहाँ पर जो राहु है, वो बड़े शुभ प्रभाव देता है। ऐसे व्यक्ति को सम्मान, धन, यश, कीर्ति, संतान, अच्छे मित्र, अच्छी टीम, अच्छा कोऑपरेशन, ये सब उसको उपलब्ध रहेगा। 5th हाउस में अगर राहु है, तो 11th हाउस में केतु आएगा। ऐसा व्यक्ति अगर धार्मिक प्रवृत्ति का बनने की कोशिश करे, अपने आप को धर्म से, शास्त्रों से, नीति नियम से जोड़ने की कोशिश करे, तो उसको और ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलते हैं। राहु व्यक्ति के अंदर करेक्शन कर के उसको मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। राहु एक डिटर्जेंट की तरह, साबुन की तरह काम करता है, जो व्यक्ति के अवगुणों को ऊपर उठा करके और उसको दूर करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है। सकारात्मक जो राहु है, अर्थात कि राहु अगर पॉजिटिव है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन के आरंभ में लोभ लालच से घिरा हुआ रहे, महत्वाकांक्षाओं से घिरा हुआ रहे, लेकिन फिर वो धीमे-धीमे अपने आप को इन सारी जो बुराइयाँ हैं या जो भी आसक्ति है, जो भी ये जो दुर्गुण हैं,
जो भी नशा है, जो एक व्यसन है, इन सब बातों से वो अपने आप को बाहर निकाल लेता है और ऐसा व्यक्ति एक जन सामान्य व्यक्ति से एक विशेष महान व्यक्ति भी बनने की क्षमता हासिल कर लेता है। 5th हाउस में जो राहु है, तो वो व्यक्ति को एक अच्छी इमेजिनेशन पावर ज़रूर देता है। 5th हाउस में राहु वाला व्यक्ति राइटिंग वर्क में, एडिटिंग में, फ़ोटो शूट्स में और भी मतलब कि कई तरह के जो विभिन्न कलाओं के क्षेत्र हैं, जो वाक कुशलता के जो क्षेत्र हैं, तो इन सब क्षेत्रों में सकारात्मक राहु बहुत अच्छे परिणाम देता है। राहु को हम सिर्फ़ बुरा ग्रह कहें, वो ठीक नहीं है। राहु से अच्छे काम कैसे लेने हैं, उसके उपाय हमको करने चाहिए। राहु पंचम भाव में अगर किसी भी तरह से दुष्प्रभाव दे रहा हो, तो उसका एक उपाय सरल, वो ये उपाय है जो हर व्यक्ति कर सकता है और उसके लिए सिर्फ़ उसको सोचने की ज़रूरत है कि उसको करना क्या है। उस दिशा में उसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और वो दिशा ये है कि ऐसा व्यक्ति इंट्रोवर्ट ना होकर के एक्सट्रोवर्ट बने। वो लोगों के साथ बातचीत करे, अपनी गलतियों के बारे में लोगों के साथ चर्चा करे, वो बातों को छुपाने की कोशिश ना करे। मेरा अपमान हो जाएगा, कोई मेरे पे हँसेगा, इन सब बातों की परवाह ना करके वो खुले मन से अपनी बातें लोगों के सामने रखे, लोगों से उस पर चर्चा करे और अपने निर्णयों को लेने से पहले व्यक्ति उन निर्णयों के बारे में एक चर्चा करके फिर उसके अंदर एक व्यक्तिगत अपना विचार-विमर्श करके फिर उन निर्णयों को, उन डिसीज़न्स को अप्लाई करें। दूसरी बात ये है कि 5th हाउस में अगर राहु है, तो जैसा कि मैं 5th हाउस के बारे में मैंने बताया कि 5th हाउस जो है वो सूर्य का नैसर्गिक स्वामित्व वाला घर है। सूर्य जो है वो आत्मा है, सूर्य जो है वो परमात्मा भी है, परमपिता हम कहते हैं, तो वो सूर्य है। तो सूर्य जो है, उसे सत्य पसंद है, क्योंकि सूर्य के पास में सिवाय तेज, सिवाय प्रकाश के और कुछ भी नहीं है। वो एक अग्निपुंज है। सत्यव्रत का पालन करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम बहाने ना करें, हम झूठ ना बोलें, हम छुपाने की कोशिशें ना करें। हम सत्य को ही अपना एक जीवन शैली का अंग बनाएँ। राहु 5th हाउस में अगर है, तो हम अपने आप को एक्सट्रोवर्ट करके अपने आप को वेल बैलेंस्ड करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि हम जो सोच रहे हैं शायद वही सच होगा, इससे बेहतर ज़्यादा ये है कि हम जो सोच रहे हैं हम उसकी चर्चा कर लें कि हम क्या सोच रहे हैं, हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि हम ये चर्चा किससे करें, उसके लिए भी हमको थोड़ा-सा विचार करना होगा। तो हमें चाहिए कि हम इन सब बातों पे बहुत विशेष ध्यान दें और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा
कि पंचम भाव में जो राहु महाराज हैं, इनसे भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पंचम भाव अर्थात कि बुद्धि का भाव है। हम सीखने की वृत्ति धारण करें, सीखने की सही दिशा पकड़ें और अपने आप को विकसित करने, व्यवस्थित करने की एक अविरत कोशिश करते रहें। मैं अब आज पंचम भाव तक जो पंचम भाव में राहु के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया है, तो अभी तक मैंने जितने भी भावों के बारे में प्रथम भाव से लेकर पंचम भाव तक में जो मैंने वीडियो बनाए हैं, उनमें मैंने किसी में भी कार्मिक जो रेमेडी है अर्थात कि जो मंत्र हो गए, रत्न हो गए, इनके बारे में जो कि हमारे पौराणिक जो मतलब कि जो उपायों की बने हुए हैं जो मतलब कि सिद्धांत, उनके बारे में मैंने कोई चर्चा नहीं की क्योंकि फिर क्या होता है कि संक्षिप्त चर्चा करने में ख़ास करके उपायों के बारे में संक्षिप्त चर्चा करना ज़रा रिस्की हो जाता है क्योंकि अगर व्यक्ति को पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है और वो अगर कोई उपाय करेगा तो वो उसको उसका इच्छित परिणाम नहीं मिलेगा। तो राहु के प्रत्येक भाव में होने पर किस तरह के कोई मंत्र जाप, पूजा, पाठ क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं एक अलग से जब 12 भावों में राहु का जो मतलब कि चरित्र चित्रण कंप्लीट हो जाएगा, 12 भावों में प्रत्येक भाव के अनुसार राहु की जो चर्चा जब समाप्त हो जाएगी, तो उस समय मैं विशेष रूप से रेमेडी के प्रथम भाव में अगर है राहु, तो क्या उपाय करना चाहिए? किस तरह का मंत्र जाप, किस तरह का पूजा पाठ, किस तरह के कोई दान धर्म क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं विस्तार से वीडियो बना कर के रखूँगा। मैं आशा करता हूँ, आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। धन्यवाद।